हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे पवार राजवंश को, जिसमें हमने पवार राजवंश के शासकों को जाना था। आज हम उसी पवार राजवंश के अगले दो शासकों को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो शासक रहेगा वो रहेगा ललितपति शाह। देखो, ललितपति शाह जो था वो 1773 से 1780 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि प्रदीप शाह के बाद जो अगला शासक बना वो ललित शाह बना। अब ये जो ललित शाह था, जब ये शासक बनता है, जब ये राजा बनता है, तो इसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई होती है हारे हुए क्षेत्रों को पुनः पवार राजवंश में लाना। यानी जो पवार राजवंश के पहले शासक रहे थे, ललितपति शाह से पहले के जो शासक रहे थे, उन शासकों के टाइम पर जो पवार राजवंश के कुछ क्षेत्र थे वो दूसरों द्वारा विजय कर लिए गए। अब जब ललितपति शाह आता है तो ये सर्वप्रथम यही कार्य करता है कि सर्वप्रथम ये पवार राजवंश के जो हारे हुए क्षेत्र हैं उन्हें विजिट करने की सोचता है। और सबसे पहला जो इसका आक्रमण होता है 1773 ईस्वी में, वो होता है सिरमौर क्षेत्र पर। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसका आक्रमण होता है वो कहाँ होता है, वो इसका सिरमौर क्षेत्र पर होता है। अब देखो, यही सिरमौर क्षेत्र पर जब ये आक्रमण करता है तो इस सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण में इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो इसकी पहली पराजय, ललितपति शाह की जो पहली पराजय थी वो इस सिरमौर के आक्रमण में हुई थी। जब ये आक्रमण हुआ और इसकी पराजय हुई तो इसी पराजय के साथ इसे अत्यधिक नुकसान भी हुआ। तो यहाँ पर ललितपति शाह को सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या फिर मैं लिखूँ क्षति हो जाती है। ठीक है, क्षति हो जाती है। अब देखो, ललितपति शाह एक ऐसा शासक था जिसके शासक बनते ही इसे दो आक्रमण से जूझना पड़ा। इसका पहला आक्रमण हमने देखा था 1773 ईस्वी में, सिरमौर में पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा जब हमने फतेहपति शाह को जाना था तो हमने उसमें 1688 के भगौड़ी के युद्ध को समझा था। और ये जो भगौड़ी का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था, और किसके बीच हुआ था, फतेहपति शाह के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध, भगौड़ी का युद्ध। और ये जो भगौड़ी का युद्ध है ये हुआ था 1688 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां पर जब ये भगौड़ी का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सिखों की तरफ से जो लड़े थे वो गुरु गोविंद सिंह लड़े थे, और पवार राजवंश का जो उस समय शासक रहा था वो फतेहपति शाह रहा था। तो इस युद्ध से, इस भगौड़ी के युद्ध से 1688 ईस्वी से सिखों के बीच और पवार राजवंश के बीच जो रिलेशन थे वो काफी खराब हो चुके थे। ठीक है, जिसका जो परिणाम हुआ वो आगे चलकर ललितपति शाह को देखना पड़ा। इसी के बाद 1775 तथा 1778 ईस्वी में, तो 1775 तथा 1778 ईस्वी में ललितपति शाह के शासन पर, जब ये ललितपति शाह शासन कर रहा है, इसी के शासनकाल में सिखों का और किसका, राजपूतों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो सिखों का यहाँ पर आक्रमण होता है और राजपूतों का यहाँ पर आक्रमण होता है। और ये जो सिख और राजपूत थे, इन दोनों ने जो दून घाटी रही थी उस दून घाटी को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दून घाटी, तो दून घाटी पर जो आक्रमण हुआ सिखों और राजपूतों का वो 1775 ईस्वी में और 1778 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखो, अब हम आ जाते हैं चंद राजवंश की ओर। जिस समय ललितपति शाह शासन कर रहा है, ठीक उसी समय जो चंद राजवंश था, चंद राजवंश में मोहनचंद शासन कर रहा था। और इस मोहनचंद का जो शासनकाल रहा था वो 1777 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक रहा था। तो 1777 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक जो चंद राजवंश का शासक रहता है, ठीक है, चंद राजवंश का जो इस समय शासक रहता है वो रहता है मोहन चंद।
ठीक है, ये मोहनचंद उस समय शासक रहता है। अब देखो ये जो मोहनचंद था, ये मोहनचंद दीपचंद को और उसके मंत्री हर्षदेव जोशी को जेल में डालकर बना था। तो मोहनचंद ने क्या करा था, जो पूर्व का शासक था दीपचंद और हर्षदेव जोशी को, इन दोनों को क्या करा था, जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो मोहनचंद किसके शासनकाल में शासन कर रहा है, जब ललितपति शाह पवार राजवंश का शासक है, ठीक उसी समय चंद राजवंश में 1777 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा था वो मोहनचंद का रहा था। और इसी मोहनचंद ने दीपचंद को और हर्षदेव जोशी को क्या कर दिया था, जेल में कैद कर दिया था। अब देखो हर्षदेव जोशी, जिसे कहा जाता है कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य से कहा जाता है। तो कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। जब ये हर्षदेव जोशी को कैद करा गया मोहनचंद के द्वारा, तो इसी हर्षदेव जोशी ने ललितपति शाह से मदद मांगी। हर्षदेव जोशी ने क्या भेजा, एक आमंत्रण भेजा, एक निमंत्रण भेजा ललितपति शाह को कि आप कुमाऊं क्षेत्र में आओ और इस मोहनचंद के शासनकाल पर आक्रमण करो। इसी के बाद जो ललितपति शाह था वो प्रद्युमन शाह के साथ मिलकर इस कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंश पर आक्रमण करता है। और दोनों के बीच, यानी कि ललितपति शाह के बीच और इस मोहनचंद के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हम बग्वाली पोखर का युद्ध कहते हैं। तो ये जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था, ये 1779 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, लिखते हुए चलते हैं, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था, 1779 ईस्वी में। और बग्वाली पोखर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, ललितपति शाह के बीच, ललितपति शाह के बीच और मोहनचंद के बीच। ठीक है, इसमें ललितपति शाह का साथ दिया था प्रद्युमन शाह ने। ठीक है, तो बग्वाली पोखर का युद्ध जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था, 1779 ईस्वी में हुआ था। और इस बग्वाली पोखर के युद्ध के समय पवार राजवंश का शासक था ललितपति शाह और कुमाऊं का शासक था मोहनचंद। अब देखो, जब बग्वाली पोखर के युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मोहनचंद की हार हो जाती है। जब मोहनचंद की हार हो जाती है तो इस मोहनचंद के द्वारा, जिसे जेल में कैद किया गया था, दीपचंद को और हर्षदेव जोशी को, इन दोनों को जेल से आजाद कर दिया जाता है। और जो सत्ता है वो किसको सौंप दी जाती है, दीपचंद को सौंप दी जाती है। अब कुमाऊं में दीपचंद का शासनकाल चल रहा है और इसी का मंत्री है हर्षदेव जोशी। और गढ़वाल में उस समय ललितपति शाह का शासनकाल चल रहा था। तो ललितपति शाह में हमने देखा 1773 में इसने सिरमौर पर आक्रमण किया, जिसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ा। 1775-78 में इसके सिखों का आक्रमण और राजपूतों का आक्रमण को झेलना पड़ा, जिसमें इसकी हार हुई दून घाटी पर। दून घाटी को सिखों ने और राजपूतों ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 1777 से 1779 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा चंद राजवंश में, वो मोहनचंद का रहा। और इसी मोहनचंद के साथ जो युद्ध हुआ वो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ। अब देखो, जब ये ललितपति शाह बग्वाली पोखर में विजय करके लौट रहा था गढ़वाल को, ये अल्मोड़ा से, देखो अल्मोड़ा से जब ये गढ़वाल की तरफ जा रहा था, 1780 ईस्वी के आसपास, तो 1780 ईस्वी में ही अल्मोड़ा से गढ़वाल जाते टाइम दुलाड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो गई। दुलाड़ी नामक स्थान पर किस कारण, मलेरिया के कारण। ठीक है, मलेरिया के कारण।
तो दुलारी नामक स्थान पर जो मलेरिया के कारण मृत्यु हुई वो ललितपति शाह की मृत्यु हुई, जिसने 1773 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक शासन किया। तो जितने भी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे थे ललितपति शाह के बारे में वो सभी हमने कवर किए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा आपका वो बनेगा बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? 1779 में। किसके समय काल में हुआ था? यानी गढ़वाल का उस समय शासक कौन था? ललितपति शाह था। कुमाऊं का शासक मोहनचंद था। यहां से आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगे हम इसी ललितपति शाह के बाद जो गढ़वाल के पवार राजवंश का शासक बन जाता है वो बन जाता है जयकीर्ति शाह। तो अब हम इसी जयकीर्ति शाह को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ललितपति शाह के बाद जो पवार राजवंश का अगला शासक बनता है वो होता है जयकीर्ति शाह। अब देखो मैं यहाँ पर 3 नाम लिखते हुए चलता हूँ। पहला मैंने लिखा जयकीर्ति शाह, जयकीर्ति शाह। दूसरा हमने अभी अभी कवर किया प्रद्युमन शाह, और तीसरा मैं नाम लिखते हुए चल रहा हूं पराक्रम शाह, पराक्रम शाह। ठीक है, तो देखो जयकीर्ति शाह तो ललितपति शाह के बाद अगला शासक बनता है पवार राजवंश का, जिसने 1780 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक शासन करा। और ये जो प्रद्युमन शाह है, यह प्रद्युमन शाह इसी 1780 में प्रद्युमन चंद नाम से, ठीक है, प्रद्युमन चंद नाम से अगला शासक बनता है चंद राजवंश का। किस नाम से? प्रद्युमन चंद नाम से चंद राजवंश का शासक। वंश का शासक। ठीक है, कहाँ के? कुमाऊं के। यानी कि कुमाऊं में जो चंद राजवंश का शासक बना था ये यही प्रद्युमन शाह प्रद्युमन चंद नाम से बना था। और जो पराक्रम शाह होता है वो एक क्रूर शासक होता है, चरित्रहीन शासक होता है और निर्दयी शासक होता है, जिसकी जो हमें जानकारी मिल जाती है वो गणगीता संग्राम में मिल जाती है। ठीक है, किस में मिलती है इस पराक्रम शाह की जानकारी? गणगीता संग्राम में। अब देखो आपका क्वेश्चन ऐसे ना बनके आपका क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पराक्रम शाह की जानकारी हमें कहाँ मिलती है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गणगीता संग्राम किसके द्वारा रचित है? तो गणगीता संग्राम जो रचित है वो मौलाराम के द्वारा रचित है। ठीक है, मौलाराम के द्वारा रचित है। तो गणगीता संग्राम किसके द्वारा रचित है? मौलाराम के द्वारा रचित है, जिसमें पराक्रम शाह के बारे में बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह यह तीनों भाई थे। ठीक है, तो तीनों ये क्या थे? भाई रहे थे, जिसमें जयकीर्ति शाह पवार राजवंश का शासक रहता है 1780 से 1786 ईस्वी के मध्य। प्रद्युमन शाह उस समय प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं का शासक रहता है। और पराक्रम शाह उस समय पराक्रम शाह कोई भी शासक नहीं रहता है, एक चरित्रहीन शासक होता है, जिस कारण इसे शासक न बनाकर जयकीर्ति शाह को शासक बनाया गया। अब जब जयकीर्ति शाह को शासक बनाया गया तो इससे पराक्रम शाह को बड़ी आपत्ति हुई। पराक्रम शाह ने क्या करा? बार बार इसका विरोध करा। यानी जयकीर्ति शाह के पवार राजवंश को शासक बनाने का बार बार विरोध पराक्रम शाह के द्वारा किया गया। लेकिन बाद में इसी पराक्रम शाह ने यह मान लिया कि जयकीर्ति शाह ही अगला शासक होगा। तो जयकीर्ति शाह को अब शासक बनाया गया। अब देखो इसी के बाद जो सबसे पहला आक्रमण जयकीर्ति शाह के शासनकाल में होता है वो इसके भाई प्रद्युमन चंद का होता है। ठीक है, इस प्रद्युमन चंद का जो कुमाऊं का शासक है, सबसे पहला आक्रमण ही इसे अपने भाई का झेलना पड़ता है। तो 1780 ईस्वी में जो जयकीर्ति शाह पर पहला आक्रमण हुआ वो किसका हुआ? प्रद्युमन चंद का आक्रमण। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र पर जो जयकीर्ति शाह के शासनकाल में पहला आक्रमण हुआ वो 1780 ईस्वी में हुआ। किसका? प्रद्युमन चंद का। देखो प्रद्युमन चंद के आक्रमण के पीछे कहानी ये रही कि प्रद्युमन चंद ने आक्रमण क्यों करा? प्रद्युमन चंद ने आक्रमण इसलिए करा क्योंकि
उस समय जिस समय जयकीर्ति शाह शासन कर रहा था उस समय पराक्रम शाह और इसके जयकीर्ति शाह के मंत्री के कहने पर इसने इसी प्रद्युम्न चंद से कुमाऊं का कुछ हिस्सा मांगा और कुछ कर के रूप में इसे देने को कहा। तो जब ऐसा जयकीर्ति शाह द्वारा प्रद्युम्न चंद से कहा गया तो प्रद्युम्न चंद ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया? सर्वप्रथम इसने देवलगढ़ को लूटा और उसके बाद इसने श्रीनगर पर आक्रमण करा। ठीक है, तो 1780 ईस्वी में इसी के शासनकाल में सबसे पहला आक्रमण प्रद्युम्न चंद का आक्रमण। अब देखो इसी के बाद जब जयकीर्ति शाह का शासनकाल चल रहा था तो इसी जयकीर्ति शाह के शासनकाल को षड्यंत्रों का शासनकाल कहा जाता है। किसका? षड्यंत्रों का शासनकाल। षड्यंत्रों का शासनकाल। तो षड्यंत्रों का शासनकाल किसके समयकाल को कहा जाता है? जयकीर्ति शाह के समयकाल को षड्यंत्रों का शासनकाल कहा जाता है। इन्हीं षड्यंत्रों के शासनकाल के मध्य जो इसका सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति रहा था, जयकीर्ति शाह का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति जो रहा था वो था धनीराम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जयकीर्ति शाह का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति कौन रहा था? तो धनीराम इसका जो सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति रहा था। हालांकि बाद में यह धनीराम भी इन षड्यंत्रों में शामिल हो जाता है, लेकिन इन्हीं षड्यंत्रों में जो दो महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारी रहे थे, ठीक है, जो दो महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारी रहे थे उनमें एक का नाम था कृपाराम डोभाल और दूसरे का नाम था विजयराम नेगी। तो कृपाराम डोभाल और विजयराम नेगी दो ऐसे षड्यंत्रकारी रहे थे जिनकी वजह से जयकीर्ति शाह के शासनकाल पूरा षड्यंत्रों से भर गया और इसीलिए इसे षड्यंत्रों का शासनकाल कहा जाने लगा। अब ये जो कृपाराम डोभाल है और विजयराम नेगी, इन दोनों में ही आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, जब इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी तो विजयराम नेगी ने इस कृपाराम डोभाल को मारने के लिए श्रीनगर और दून के राज्यपाल से सहायता मांगी। और श्रीनगर और दून का जो राज्यपाल उस समय हुआ करता था वो घमंड सिंह हुआ करता था। तो विजयराम ने घमंड सिंह नाम के राज्यपाल के साथ मिलकर, जो कि दून का राज्यपाल हुआ करता था, इस दून के राज्यपाल के साथ मिलकर क्या करा? इस कृपाराम डोभाल की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसी कृपाराम डोभाल की जब हत्या हुई तो विजयराम नेगी और सिरमौर के शासक, जो सिरमौर क्षेत्र था, उस सिरमौर के शासक के मध्य भी एक युद्ध हुआ जिसे कपरौली का युद्ध कहा जाता है। तो अब हम इसी कपरौली के युद्ध को समझ लेते हैं। अब देखो इसी के बाद जो कपरौली का युद्ध हुआ वो घमंड सिंह के मध्य और किसके मध्य? सिरमौर के शासक के मध्य लड़ा गया। और उस समय सिरमौर का जो शासक हुआ करता था, वो जगत प्रकाश हुआ करता था। और यहाँ जो इसका सामना हुआ वो हुआ घमंड सिंह से इसका सामना हुआ। जगत प्रकाश सिरमौर का शासक और जो घमंड सिंह है, जब ये कपरौली का युद्ध हुआ, इस युद्ध में इस घमंड सिंह की पराजय हुई और इसी जगत प्रकाश की विजय हुई। ठीक है, इसी के बाद देखो 1783 ईस्वी में सिखों का आक्रमण इसके शासनकाल पर होता है। तो 1783 में सिखों का आक्रमण, ठीक है, सिखों का आक्रमण होता है, जिसके बाद जयकीर्ति शाह पर एक कर लगाया जाता है जिसे राखी कर कहा जाता है। अब ये राखी कर क्या था? राखी कर में 4000 रुपये वार्षिक कर, ठीक है, जयकीर्ति शाह को 4000 रुपये वार्षिक कर देना पड़ता था सिखों को। तो सिखों के आक्रमण जो हुआ 1783 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद राखी कर लगाया गया। और 1785 ईस्वी की बात करें तो 1785 ईस्वी में हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में, हर्षदेव जिसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, इसी हर्षदेव
जोशी के नेतृत्व में चंद सेना का आक्रमण हुआ। चंद सेना का आक्रमण, तो चंद सेना का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद सेना का आक्रमण जयकीर्ति शाह के शासनकाल में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में हुआ था। इसी हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में हुए आक्रमण को जोशियाण भी कहा जाता है, जोशियाण भी इसे कहा जाता है। और हर्षदेव ने यहाँ पर जब आक्रमण किया तो उस समय श्रीनगर को बुरी तरह लूट दिया गया, श्रीनगर को लूटा। ठीक है, तो 1785 में आक्रमण, 1783 में सिखों का आक्रमण और कपरौली का युद्ध, इन तीनों युद्ध के बाद जयकीर्ति शाह की जो स्थिति थी वो काफी कमजोर हो गई थी और बार बार होने वाले आक्रमणों षड्यंत्रों से इसने क्या करा? अपनी हार मानकर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर ली। तो 1786 ईस्वी में इसने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर ली। ठीक है, बार बार इसके जो शासनकाल है उसमें षड्यंत्र होने लगे जिस कारण इसने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने आत्महत्या करी थी? उसका आंसर हो जाएगा जयकीर्ति शाह ने। इसी जयकीर्ति शाह के बाद इसकी जो पत्नियां थी, जो इसकी 4 पत्नियां रही थी, वो भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी, वो भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? आज के लेक्चर में हमने जयकीर्ति शाह को कवर किया और साथ साथ हमने ललितपति शाह को भी जाना। अब देखो, इसी जयकीर्ति शाह के बाद जो अगला शासक आता है वो कुमाऊं से बुलाकर गढ़वाल लाया जाता है, जिसका नाम होता है प्रद्युमन शाह। तो अगले लेक्चर में हम इसी प्रद्युमन शाह को कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।